व्हाट्सअप यूट्यूब। तो इस वीडियो में मैं आपको बलवान बादशाह की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मुन्ना ने रिची को क्यों मारा था, उस लाल बैग में क्या था और रघु का क्या हुआ। मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके जो क्लाइमेक्स है मूवी का वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और हमें अपने सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मुन्ना ने रिची को क्यों मारा। तो आपने मूवी में देखा होगा कि रिची मांडवा और क्यूबा के बच्चे की कहानी के बारे में सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि क्यूबा का बच्चा मांडवा के बच्चे को स्पेनिश भाषा में गुड मॉर्निंग बोलता था और मांडवा के बच्चे को ऐसा लगता था कि वो उसको गाली दे रहा है, इसलिए मांडवा के बच्चे ने क्यूबा के बच्चे को एक दिन मारा था। अब इसी यहाँ पर क्यूबा का बच्चे को हम कंपेयर करते हैं रिची के साथ और मांडवा के बच्चे को हम कंपेयर करते हैं मुन्ना के साथ। तो मुन्ना को ये पता था कि रिची और शंकर पुजारी बालू को ढूंढ रहे हैं क्योंकि बालू के पास कुछ ऐसी चीज़ है। अब वो क्या चीज़ है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जब शंकर पुजारी मुन्ना को बुलाता है कि उसको बोट सही करानी है, तो वो बोट वही होती है जो रिची लेके गया होता है बालू को लेकर। तो जब वो उसको सही करने जाता है तब वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर खून के बारे में बात हो रही है और उसको वहाँ पर गोली भी मिलती हैं, जिससे उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो बोर्ड में बैठा होता है तो उसको सिगरेट का एक टुकड़ा मिलता है, जो उसको पता था कि वो बालू पीता है। अब बालू वो सिगरेट पीता है और उधर उसको खून के धब्बे भी मिले थे और उसको गोली भी मिलेगी थी, तो उसको ऐसा लगता है कि रिची ने बालू को मार दिया है। और जब वह ये पता करने के लिए बालू के घर जाता है तो वह उसकी बहन को देखता है जो कि गुमसुम बैठी रहती है और वहाँ पर बालू नहीं होता। तो उसको लगता है कि बालू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो रिची के पास जाता है और उसको मार देता है। और इस बात पर मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा ये अनुमान बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात की कि यानी कि रघु का क्या हुआ। तो फाइनल चैप्टर में यानी कि रीजंस में ऐसा बोलता है दिनेश कि रिची ने रघु को मारा ही नहीं है क्योंकि वह उसका 15 साल पुराना दोस्त था। इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि रिची ने रघु को नहीं मारा था। इस बात का मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। अगर रिची को रघु को मारना होता, जब वह पहली बार मिले थे तो उसने लाल बैग ले लिया था, तो तभी वो रघु को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आपने अगर फोकस किया हो तो आपने देखा होगा कि जब रिची रघु से मिलने जाता है तो वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आता है जो रघु ने 5 मिनट पहले दुबई के लिए किया होता है, क्योंकि उसको वहाँ के लिए फ़्लाइट बुक करानी होती है। तो वह कहते हैं कि 5 मिनट बाद हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले रिची आ जाता है और जब कॉल बजती है तो रघु उसको नहीं उठा पाता है। और थोड़ा पीछे जाते हैं और पता लगाते हैं कि रघु को मारने की बात का विटनेस है बस एक ही, जो है बालू। यानी कि बालू ने ही बोला था कि जो रिची है उसने रघु को मारा है। अगर आपने मूवी देखी हो तो मूवी में बताया गया है कि वो 5 लोगों के साथ जर्नलिस्ट बात करती है, दिनेश, शंकर पुजारी, डेमोक्रेसी, बालू और शैलेश। पहली बात तो पुजारी और दिनेश को रघु के बारे में पता था और डेमोक्रेसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था और शैलेश को भी रघु के बारे में पता था। बालू ना ही रघु को जानता था और ना ही उसको रघु के बारे में कुछ पता था कि वह आया है या नहीं आया है। तो रघु वाली बात उसको कैसे पता चली। तो ये मेरे ख्याल से एक मनगढ़ंत कहानी थी जो कि बालू ने बनाई थी, और हम इसका प्रूफ भी दे सकते हैं क्योंकि बल्लू को ऐसे कौआ दिखता था जो कि था ही नहीं। क्योंकि जब जर्नलिस्ट इंटरव्यू करना चाहती थी तो वह इंटरव्यू करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको पता था कि वह मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा। क्योंकि वह ये भी बोलता है कि सब लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन जब कैमरा घूमता है तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई लोग नहीं था, बस वो उसकी एक आदत थी हेलोजिनेशन की, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता था जो कि थी नहीं। कौवा हो गया या फिर जो लोग कहते हैं वो कि हमें देख रहे हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बल्लू ने रघु को मारने की कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत बनाई थी और रघु वहाँ पर गया ही नहीं था बोट पर। तो रही बात की गोली किसको मारी थी रिची ने, तो रिची ने गोली चलाई थी और रिची ने गोली चलाई थी सुधीर पर। आप मेरे को एक बात बताओ, मूवी में जनरली सबसे इंटरव्यू करती है लेकिन सुधीर कहीं आपको देखने को मिला? सुधीर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है सुधीर कहीं भाग चुका है और उसकी पॉसिबिलिटी 0 दिखती है, क्योंकि कहीं मूवी में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है। और गोली चली है तो वो सुधीर को ही चली होगी। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि शंकर पुजारी सुधीर से कुछ बातें करता है और रिची को ऐसा लगता है कि सुधीर जो है वो शंकर पुजारी के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहा है, और वह इस बात को दिनेश के साथ भी डिस्कस करता है। वो दिनेश को बताता है कि वह सुधीर से गुस्सा है। तो यही वो रीज़न हो सकता है जिसके पीछे उसने सुधीर को मारा था, और सुधीर आपको मूवी में कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। तो इस बात पे मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। तो भाई रघु का क्या हुआ? अगर रिची ने रघु को नहीं मारा तो रघु का हुआ क्या? तो मूवी में कहीं भी दिनेश ने ऐसा नहीं बताया कि रघु जिंदा है, या फिर किसी और लोगों ने भी नहीं बताया कि रघु जिंदा है। बस दिनेश ने ऐसा बोला था कि रिची ने रघु को नहीं मारा।
तो अब जब दिनेश ने ये भी बताया था कि जब हम फार्म हाउस से निकल रहे थे तो रघु को एक कॉल करना था, जिसके बाद वो अपनी मम्मी के घर चला गया था। रघु को जो कॉल करना होगा वो करना होगा दुबई के ट्रांसपोर्ट को अपनी फ़्लाइट को लेकर, क्योंकि जब वहाँ पर उनका कॉल आने वाला था तो रिची आ गया था, जिस वजह से रघु उस कॉल को नहीं उठा पाया था। तो मेरे ख्याल से रघु ने वो कॉल किया होगा दुबई के ट्रांसपोर्ट को और पता लगाने के लिए कि उसकी फ़्लाइट अभी हो गई है या नहीं, जहां उसको पता चला होगा कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उसकी फ़्लाइट बुक नहीं हो पाई है। क्योंकि दिनेश ऐसा बताता है कि कॉल के बाद वो कुछ थोड़ा सैड नज़र आ रहा था और फिर वो अपने मम्मी के घर चला गया था, तो यानी कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। तो अगर आपने मूवी में देखा हो तो जब रघु बताता है अपनी मम्मी को कि वह उसको दुबई लेकर जाने वाला है, तो उसकी मम्मी पूरे गांव में गुणगान कर देती है कि वो उसको दुबई लेकर जाने वाला है। तो इसकी सूचना मेरे ख्याल से मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चल गई होगी कि रघु वहाँ पर पहुँच चुका है और वो दुबई भागने वाला है। तो जब तक वह अपनी मम्मी के घर पहुँचता हो उसने उनको दबोच लिया होगा और शायद रघु को मार दिया होगा या फिर रघु को किडनैप करके ले गए होंगे। रिची ने भी अगर रघु को नहीं मारा होता या फिर लोगों ने भी उसको नहीं पकड़ा होता तो वह 100% अपनी मम्मी के घर जाता, तो यानी कि रघु की डेथ हो चुकी होगी। इस बात से आप भी सहमत करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको रीज़न दिए हैं आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात करते हैं, जो कि है लाल बैग में ऐसा था क्या। तो आपने मूवी में देखा होगा पांचों लोगों ने बताया है, सबने डेमोक्रेसी को छोड़ के लाल बैग के बारे में बात की है, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि लाल बैग में कुछ सुनहरी चीज़ थी। बस बल्लू ने ही ऐसा बोला था कि लाल बैग में सुनहरी ऐसी कुछ चीज़ थी। और जब जर्नलिस्ट उससे इंटरव्यू करने आती है तो वह कुछ ऐसा डायरेक्शन बनाता है जो कि मूर्ति की लगती है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और जब शंकर पुजारी के घर में पूजा हो रही होती है तो वहाँ पर जो कलाकार होते हैं वो एक बात कहते हैं कि इस कहानी को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वह बताता है कि माधवाचार्य को जहाज़ में अगर अच्छे से ढूंढते तो उनको कुछ और मूर्तियाँ मिलती, लेकिन उनको ढूंढने के बाद चंदन के बक्से में कृष्ण और बलराम की मूर्तियाँ मिली थी। और अगर कृष्ण और बलराम की मूर्तियाँ माधवाचार्य को मिली थी तो बालू बीच में कहाँ से आ गया। यानी कि बालू ने भी वो कहानी सुनी थी और बालू ने वही मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी जर्नलिस्ट को, ताकि वो उस पर बिलीव कर सके। क्योंकि जो कृष्ण बलराम की मूर्ति मिली थी वो मिली थी माधवाचार्य को और वो मिली थी उनको चंदन के बक्से में। और वह बताता है कि उसको एक लकड़ी में मिली थी, और अगर कौवा काव कर रहा है तो कौन लकड़ी को उठा के फेंकेगा। मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ ही फेंकेगा, क्योंकि अगर कोई मारना चाहता है कौवा को भगाने के लिए तो वह कंकड़ फेंकेगा। उसको भी पता था कि लकड़ी उड़ के तो जा नहीं पाएगी कौवा के पास। तो वो जो कहानी उसने बनाई थी वो थी मनगढ़ंत। उसी की कहानी में उसने बताता है कि जब रिची कहता है दिनेश से कि वो उस बैग को खोले, तब वह उसको एक सुनहरी सी चीज़ देखने को मिलती है, जो उसके बाद रिची उसमें लात मार देता है। और ये कहानी बालू बताता है जर्नलिस्ट को। तो बालू यहाँ पर सारी बातें गलत बता रहा था, उसने ही झूठ बोला था कि उसमें कृष्ण बलराम की मूर्ति थी। अगर बात करूँ कि लाल बैग में क्या था, तो लाल बैग में कुछ भी हो सकता था जिसके पीछे शंकर पुजारी पड़ा था, इसलिए उसने रिची को रघु के पास भेजा था। लेकिन उसमें कृष्ण बलराम की मूर्ति नहीं थी, क्योंकि वो माधवाचार्य को मिली थी। तो मेरे ख्याल से आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और दुनिया की मदद करो, क्योंकि उसकी फीलिंग अलग ही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।